चलिए एनसीईआरटी के सॉल्यूशन का है ये 2.6। देखा जाए क्या क्वेश्चन में बोल रहा है। देखा जाए एक बर्तन में आपको यहां पर Na2CO3 है और NaSCO3 है। बर्तन में आपका Na2CO3 और NaSCO3 है और ये जो मिश्रण है इस मिश्रण का भार दे दिया हुआ है। मिश्रण का भार दिया हुआ है 1 ग्राम। आप देख सकते हैं लिखा हुआ यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 एवं NaSCO3, तो 1 ग्राम का मिश्रण है जिसमें आपको Na2CO3 भी है और NaSCO3 भी है। तो इसमें हम मेल ले लेते हैं ऐसा, यहां लेते हैं माना कि Na2CO3 का भार वो मान लिए x ग्राम, ठीक है। तो इसलिए NaHCO3 का भार कितना होगा 1 - x ग्राम होगा कि नहीं होगा, है कि दोनों को जोड़कर मिश्रण का भार कितना दिया है 1 ग्राम। तो अगर एक को x मानेंगे तो एक को 1 - x, ताकि दोनों को जब जोड़ा जाए तो फिर 1 ग्राम आ जाए। तो 1 - x है, x जोड़े तो फिर 1 ग्राम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो Na2CO3 का भार x ग्राम, NaSCO3 का भार 1 - x ग्राम मान लिए। चलो अब प्रश्न में कह रहा है क्या, प्रश्नानुसार, या पहले ऐसा लिख दिया जाए। देखो तो हमको यहां से Na2CO3 का मोल निकालना है। क्या निकालना है, मोल। तो मोल का फॉर्मूला होता है दिया हुआ भार बटा अनुभार। चलो तो Na2CO3 का मोल निकालना है तो इसका दिया हुआ भार कितना x और इसका अनुभार कितना होगा 106, लिख दिए। सेम एज हमको निकालना होगा NaHCO3 का मोल, नहीं तो दिया हुआ भार 1 - x बट्टा में इसका अनुभार कितना 84, 60 है कि 61, 61 में 23 जोड़ दो कितना आ जाएगा 84, ये आ जाएगा। नहीं, अब जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में कह रहा है कि Na2CO3 का मोल और NaSO3 का मोल क्या है, बराबर है। नहीं तो प्रश्नानुसार दोनों का मोल बराबर है, यानी कि x बटा 106 बराबर 1 - x डिवाइडेड बाई 84। दोनों को बराबर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इधर से मल्टीप्लाई कीजिए तो 84 x आ जाएगा। इसको ले जाइएगा तो हो जाएगा 106 माइनस 106x होगा। x वाले को इधर लाइए तो 106 और 84x कितना हो जाएगा 190x बराबर आ जाएगा 106 आएगा। तो यहां से x का मान निकाल लेना है, x का मान निकाल लेंगे तो कितना आएगा 106 बटा 190 आएगा। चलिए अब यहां से x का मान निकल गया, हम निकालना चाहते हैं Na2CO3 का मोल। तो Na2CO3 का मोल हम लोग निकाले थे x बटा 106, क्या निकाले थे x बटा 106। तो x का मान आ चुका है 106 बटा x का मान इतना रख दिए। अब बचा क्या है, तो Na2CO3 का मोल कितना आ गया, इतना में दिक्कत है। अब Na2CO3 का मोल आ गया, अब हमको निकालना है ये बताइए कितना आएगा। ये भी उतना ही आएगा, अलग आएगा, उतना ही आएगा। क्वेश्चन में कहा है कि दोनों का मोल क्या है, बराबर है।
तो एक का मोल निकल गया, दूसरा का मोल निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा। इतना पहले क्वेश्चन समझ में आया? इतना में दिक्कत है पहले बताइए। दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए। अब यहां से अगर आगे बढ़ते हैं, नहीं तो हमारे पास जो बर्तन था यहां पर, इस बर्तन में हमारे पास आ गया 1/190 मोल 1/190 मोल क्या आ गया? Na2CO3। 1/190 मोल क्या आ गया? बोलो, इतना में दिक्कत है कि नहीं? यही ना सॉल्व करके निकाले हम लोग, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है क्या कि इस बर्तन में ऊपर से HCl डालना है। क्या डालना है? HCl। नहीं, अब HCl जो है वो इससे भी पूर्ण अभिक्रिया कर रहा है और इससे भी पूर्ण अभिक्रिया कर रहा है। नहीं, क्या कर रहा है? ऊपर से आपको एसिड डालना है और एसिड जो है इससे भी अभिक्रिया करेगा, इससे भी कंप्लीट अभिक्रिया करेगा। नहीं तो HCl का कितना मात्रा डाला जाए, ध्यान रखना है। तो सोचा जाए, देखो तो पहले हम लिखते हैं Na2CO3। अब Na2CO3 रिएक्शन करे कौन चीज से? HCl से। तो अगर Na2CO3 HCl से रिएक्शन करे, चलो, तो अगर Na2CO3 का रिएक्शन अगर HCl से किया जाए तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट ये टूटता है Na प्लस और CO3 पर 2 माइनस, सोडियम कार्बोनेट है। HCl टूटता है H प्लस Cl माइनस में, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो फॉर्मूला बनेगा Na और Cl में क्या बनाएगा? NaCl प्लस हाइड्रोजन और CO3 मिल क्या बनेगा? बोलो, बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं, इसका वैलेंसी इसके ऊपर और इसका वैलेंसी इसके ऊपर, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? H2CO3 बनाए ना, ठीक। अब जो रिएक्शन हो गया, इस रिएक्शन को बैलेंस कर देना है, तो बैलेंस करो। सोडियम का एगो है, इधर का एगो है, 2 लगा दिए। अब देख लो, सोडियम 2 गो, ठीक है। कार्बन एगो, तो कार्बन उधर भी एगो। ऑक्सीजन 3 गो, तो ऑक्सीजन 3 गो। यहां पर देखो क्लोरीन का एगो है, एगो। इधर क्लोरीन का एगो है, 2 गो। 2 इससे भी गुना है, 2 इससे भी गुना है, तो लगा दें। बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ? देख लो, Na2CO3 में 2 गो सोडियम, तो 2 गो सोडियम, 2 गो हाइड्रोजन, तो 2 गो हाइड्रोजन, 2 गो क्लोरीन, तो 2 गो क्लोरीन, CO3 एगो, तो CO3 एगो, है बैलेंस। चलो, अब देखो ध्यान से कि इसके आगे कोएफिशिएंट क्या लगा है? 1। कुछ नहीं, 1 लगा हुआ है, तो ये क्या है? 1 मोल। इसके आगे कोएफिशिएंट क्या लगा है? 2, तो इसको क्या पढ़ोगे? क्या पढ़ेंगे? 2 मोल। तो बैलेंस समीकरण क्या बताता है? ये बोलता है क्या कि 1 मोल Na2CO3 को, 1 मोल Na2CO3 को कंप्लीट रिएक्शन करने के लिए, यानी पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए HCl का 2 मोल चाहिए। कितना चाहिए? 2 मोल, क्योंकि बता रहा है ये, इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल है बैलेंस करने के बाद। तो बैलेंस सेक्शन में बताता है इसके लिए इसको कितना चाहिए। नहीं तो इसको पढ़ने से हमको मालूम चला, क्या मालूम चला? कि 1 मोल NaCl को, सॉरी, 1 मोल Na2CO3 को कितना चाहिए जी? 2 मोल HCl चाहिए रिएक्शन करने के लिए। कितना चाहिए? 2 मोल HCl चाहिए। तो इसलिए 1 मोल को इतना चाहिए, तो तुम्हारे पास Na2CO3 है कितना? 1/190 मोल। तो 1/190 मोल Na2CO3 को कितना चाहिए? तो ये हो जाएगा 2, यहां पर बट्टा में 1, आई गुना में आ जाएगा 1/190 मोल HCl, यानी हम लोग को आ गया 2/190 मोल HCl। यानी इतना HCl डाल देंगे ना, इतना HCl अगर डाल देंगे 2/190, तो उतना HCl Na2CO3 के साथ अभिक्रिया कर लेगा।
लेकिन अभी तो बर्तन में ये भी बचा हुआ है, तो इसके साथ भी अभिक्रिया लिखना पड़ेगा। चलो आ जाओ। अब यहां पर देखें हम लोग, तो हमको अब अगला केस देखना है कि भाई अब बर्तन में बच गया है NaHCO3, तो इसके साथ भी HCl का रिएक्शन होगा। अब अगर इसके साथ HCl का रिएक्शन लिखेंगे तो यहां भी कुछ प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, कैसे टूटता है Na प्लस HCO3 माइनस, और HCl टूटता है H प्लस Cl माइनस, ऐसे ही टूटता है। दिक्कत है इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस साथ, तो Na और Cl मिलकर क्या बनाएगा NaCl प्लस H एगो है एगो और H हो H2CO3 लिख दिए। बैलेंस देख लो है कि नहीं है, एक सोडियम CO3 एगो, हाइड्रोजन दो गो है तो इधर भी हाइड्रोजन एक यहाँ, क्लोरीन एक है तो क्लोरीन एक है, बैलेंस है नहीं, तो बैलेंस है तो इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका भी कितना है 1, नहीं तो एकदम आसान हो गया। 1 मोल Na2CO3 को रिएक्शन करने के लिए 1 मोल HCl चाहिए, 1 मोल लिख दिए। तो इसलिए हमारे पास NaCO3 है कितना 1/190 मोल, तो 1/190 मोल NaCO3 को कितना चाहिए, तो 1/1 गुना 1/190, यही ना होता है, ये बट्टा में आता है, आई गुना में गया, इतना HCl चाहिए। बोलो दिक्कत है, यहां तक में दिक्कत है तो बोलो पहले, किसी को दिक्कत। चलो अब टोटल HCl कितना चाहिए, टोटल HCl, तो Na2CO3 के साथ पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए HCl चाहिए 2/190, और NaCO3 के साथ पूर्ण अभिक्रिया करने के लिए HCl चाहिए 1/190, दोनों को जोड़ देंगे क्या होगा 2/190 प्लस 1/190 कितना आएगा 3/190 HCl, 3/190 मोल HCl। तो हम लोग को यहां से आया 3/190 मोल HCl, नहीं लेकिन अब क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट लगा दिया, और क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, क्वेश्चन में एक और ट्विस्ट लगा दिया। कह रहा है क्या कि जो बर्तन है इस बर्तन में क्या है Na2CO3 और क्या है NaHCO3, ये सब जो है ये बेस हैं, क्या है बेस क्षार है, और HCl क्या है एसिड है, नहीं एसिड और बेस के रिएक्शन फास्ट होते हैं, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट HCl इसमें डाल दीजिएगा तो यहां पर एक्सप्लोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्सप्लोजन, विस्फोट हो जाएगा। तो आप HCl किसी चीज में डायरेक्ट नहीं डाल सकते हैं, नहीं तो आपको HCl क्या करना है विलयन में मिलाकर, पानी में मिलाकर डालना है, नहीं तो कितना विलयन मिलाकर डाला जाए ये बताइए। ठीक है इतना चाहिए 3/190 मोल चाहिए, नहीं 3/190 मोल HCl चाहिए, लेकिन इतना मोल HCl के लिए कितना सॉल्यूशन बनाकर डाला जाए ये बताइए, नहीं तो उसके लिए क्वेश्चन में हिंट दिया, क्या हिंट दिया देखो तो, मोलारता दिया होगा HCl का 0.1 m HCl विलयन लिखा है, नहीं तो थोड़ा सा आगे बढ़ो क्वेश्चन में, यहां आ जाओ। HCl के बारे में एक हिंट दिया है ऐसा कुछ 0.1 m HCl ऐसा लिखा हुआ है। अब 0.1 m HCl का मतलब क्या हुआ, तो 0.1 m HCl का मतलब हुआ कि 0.1 m का मतलब होता है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर HCl, यही इसका मतलब हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 0.1 मोल HCl के लिए 1 लीटर विलयन चाहिए, कितना चाहिए 1 लीटर विलयन चाहिए, यानी 0.1 मोल अगर आपके पास HCl है तो 0.1 मोल HCl के लिए 1 लीटर, तो 1 लीटर का मतलब कितना होता है जी 1000 मिलीलीटर विलयन चाहिए, ये हिंट आपको दे दिया, नहीं तो इसलिए अगर बताओ HCl 1 मोल होता तो 1 मोल HCl के लिए कितना मिलीलीटर विलयन चाहिए, तो 1000 बट्टा में कितना 0.1
मिलीलीटर विलियन चाहिए। तो इसलिए तुम्हारे पास टोटल HCl कितना है 3/190 मोल। तो 3/190 मोल HCl के लिए टोटल कितना चाहिए, तो 1000 बट्टा में 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 3/190 होगा। नहीं, अब इसी को सॉल्व किए तो ये आ गया 3000 आएगा। 3000 दशमलव हटाएंगे तो बट्टा 10 इहो चल जाएगा ऊपर, बट्टा 190 मिलीलीटर HCl चाहिए। यही आंसर हो जाएगा। बोलो दिक्कत है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलिए नहीं रहा है सब, बोला जाए। और कोई क्वेश्चन है? 18 नंबर। 18 नंबर नहीं बनाई थी? काहे नहीं बना था? आंसर नहीं मिला? देखा जाए क्वेश्चन नंबर 18। 114 ग्राम ऑक्टेन दिया है में किसी अवाष्पशील विलय यहां से एक बर्तन है, इस बर्तन में आपका विलायक दिया हुआ है। विलायक जो है वो दिया हुआ है ऑक्टेन, नहीं, और ऑक्टेन का भार दे दिया हुआ है, दिया हुआ है 114 ग्राम, ये दे दिया है। ऑक्टेन जो है इसका फॉर्मूला होता है C8H18। तो इस फॉर्मूला के आधार पर जब इसका अनुभार निकालिएगा तो अनुभार भी आ जाएगा 114। कितना आएगा? 114। इतना में दिक्कत नहीं है, ठीक। अब क्या कर रहा है कि इसी में अवाष्पशील विलय मिलाया गया, अवाष्पशील विलय मिलाया गया। अब जो विलय मिलाया गया है इस विलय का अनुभार दिया हुआ है, इस विलय का अनुभार दे दिया हुआ है। अनुभार दिया हुआ है 40 ग्राम पर मोल, यानी 40 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि अगर जो ऑक्टेन है विलायक, इसमें जब विलय को मिलाते हैं तो इस विलयन का वाष्प दाब, इस विलयन का वाष्प दाब 80% रह गया। तो 80% रह गया, इसका मतलब 20% घट गया, नहीं घट गया? नहीं, तो सोचो शुरू में कितना रहा होगा 100 और 80 रह गया है। नहीं, तो शुरू में यानी कि जब विलय नहीं डाले थे, जब शुद्ध पानी था, नहीं जब शुद्ध ऑक्टेन था, पानी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे? ऑक्टेन। नहीं, जब शुद्ध ऑक्टेन था उस समय वाष्प दाब कितना? 100। नहीं, तो चलो P0 का मान 100, ठीक। डालने के बाद PS का मान 80, इतना रह गया। विलय डालने के बाद इसका मान कितना रह गया? 80, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला है, हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। अवाष्पशील विलय के वाष्प दाब का फॉर्मूला है P0 माइनस PS बटा P0 बराबर W1 बटा M1 इंटू M2 बटा W2। यही फॉर्मूला पढ़े। नहीं, अब P0 का मान पता है 100, PS का मान पता है 80, P0 का मान पता है 100, W1 विलय का दिया हुआ भार नहीं पता है, वही तो निकालना है कितना विलय डाला गया। M1 विलय का अनुभार क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 इंटू M2 विलायक का अनुभार पता है, विलायक का अनुभार 114, नहीं W2 विलायक का दिया हुआ भार भी पता है 114। तो इन सबको सॉल्व करके क्या W1 का मान हमको निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो उस दिन भी तो तुमको हम यही बताए थे, तो फिर पूछना चाहिए था। चलिए
आगे बोलिए। आए, हाँ वो साल भर में बनेगा, हमको पता है, वो हमको पता है कि आपके भरोसे छोड़ा जाएगा तो आप लोग कई साल में बनाइएगा। 2.2, मान लीजिए कि दो पदार्थ को मिलाकर एक ठोस विलयन बनाया गया। मान लीजिए कि दो पदार्थ को मिलाकर एक ठोस विलयन बनाया गया जिसमें एक के कण बहुत बड़े तथा दूसरे के कण बहुत छोटे हैं। यह ठोस विलयन किस प्रकार होने की संभावना है? अंतरकाशीय यौगिक। क्या बोलेंगे? अंतरकाशीय यौगिक। ध्यान रखना है। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए लोहा का परमाणु है। कौन सी का परमाणु है? लोहा का ही परमाणु है। तो लोहा का परमाणु है तो लोहा का परमाणु देखिए, एक गो परमाणु, दो गो, तीन गो परमाणु हो गया, नहीं, यहां आ गया 4 परमाणु, यहां आ गया 5 परमाणु और यहां आ गया 6 परमाणु, मान लीजिए। नहीं तो ये लोहा के परमाणु, तो परमाणु गोले गोल ना होता है जी, नहीं तो गोल गोल बना दिए। ध्यान रखना है। अब बोल रहा है क्या कि ये जो लोहा के परमाणु हो गए इनका आकार बड़ा बड़ा है, नहीं, अब इसमें क्या कर रहे हैं, इस परमाणु में ये देखो कार्बन का परमाणु घुसा रहे हैं। तो लोहा बड़ा कि कार्बन बड़ा? लोहा का परमाणु बड़ा होता है, नहीं, और कार्बन का परमाणु क्या होता है? छोटा होता है। चलो, तो लोहा के परमाणु के अंदर, नहीं, ये जो खाली खाली जगह है उसमें हम क्या डाल दिए? कार्बन का परमाणु। ये जो था हमारा, ये Fe परमाणु है, नहीं, तो Fe परमाणु, तो लोहा का जब परमाणु को सजाया गया, नहीं, लोहा के जब कोई मान लो प्योर लोहा का तुमको कोई प्लेट मिल गया, तो जब उसको माइक्रोस्कोप से दिखाया जाता है, नहीं, तो उसमें परमाणु को सजाया गया। देखो सब परमाणु आपस में सटा हुआ है कि नहीं सटा हुआ है? सटा हुआ है, लेकिन फिर भी खाली स्थान था कि नहीं था? खाली स्थान था। तो जो प्योर लोहा होता है वो खोखला होता है, उसमें बहुत जगह जो है वो खाली खाली रहता है, नहीं। अब उस प्योर लोहा को मजबूत बनाना है, तो मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाएगा? जो लोहा में खाली खाली जगह है, लोहा परमाणु के बीच जो खाली खाली जगह है उसको छोटे छोटे परमाणु से भर दिया जाता है। क्या किया जाता है? छोटे छोटे परमाणु से भर दिया जाता है, नहीं, तो भरने के बाद, नहीं, ये जो यौगिक आपका बना है इसको आप स्टील कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टील। तो लोहा स्टील में कौन मजबूत होता है? लोहा। एक से एक गधा बैठा हुआ है, नहीं, गधा का कमी नहीं है यहां पर। सोचिए कोई पदार्थ खोखला है, नहीं, तो ये सब गधा के अनुसार वो जो पदार्थ है जो खोखला है वो मजबूत है, और जब खोखलापन सब भर दिया जाए तो वो पदार्थ जो है वो कमजोर हो जाएगा, नहीं। कितना खुशी का बात है। कौन मजबूत है? लोहा। नहीं सर, नामे देख रहे हैं लोहा है और उसका नाम स्टील, तो इन नामे में हल्कापन लग रहा है, नहीं। गधा सब जिंदगी भर पढ़ते रह जाएगा तुम लोग, समझ में आ रहा है ना? नहीं, खोखला ही रह जाएगा तुम लोग। तो स्टील जो होता है वो मजबूत होता है और लोहा क्या होता है? कमजोर होता है, क्योंकि लोहा खोखला होता है और स्टील में उसके जगहों को भर दिया जाता है तो स्टील मजबूत होता है। ध्यान रखना है। तो आपको केयर करना होगा कि इस तरह का अगर यौगिक कोई बनाया जाए जिसमें एक परमाणु बहुत बड़ा हो और दूसरा परमाणु बहुत छोटा हो, तो ऐसे परमाणुओं को, ऐसे यौगिकों को अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। तो अगर कोई भी पूछता है कि एक ऐसा भी पदार्थ जिसमें दोनों पदार्थ जो हैं, नहीं, दो पदार्थ को मिलाकर एक ठोस विलयन बनाया गया, नहीं, और इस विलयन में एक परमाणु का आकार बहुत बड़ा हो और एक परमाणु का आकार बहुत छोटा हो, नहीं, तो ऐसे परमाणु क्या कहते हैं? अंतरकाशीय यौगिक। ध्यान रखना है। सेम एज अगर सोना और कॉपर को मिलाया जाए तो सोना और कॉपर का आकार समान होता है, तो जब दो समान आकार के परमाणुओं को मिलाकर कोई ठोस पदार्थ बनाया जाए तो उसे मिश्र धातु कहते हैं।
क्या कहते हैं उसे, मिश्र धातु। ठीक है, लेकिन एक परमाणु बड़ा हो और एक परमाणु बहुत छोटा हो नहीं, और उनको मिलाकर कोई मिश्रण बनाया जाए तो उस मिश्रण को अंतरकाशीय मिश्रण कहिए या अंतरकाशीय यौगिक कहिए, कह सकते हैं। ठीक है, अंतरकाशीय यौगिक कहने का कारण होता है क्योंकि यहां पर जो खाली स्थान है ना, ये सब, इस खाली स्थान का नाम ही होता है अंतरकाशीय स्थान। इन खाली जगहों का नाम होता है अंतरकाशीय स्थान, ध्यान रखना है। तो उसी का आधार पर नाम पड़ गया अंतरकाशीय यौगिक। चलिए आगे बोलिए, हो गया, बोलिए। बाद में मेरा दोस्त नहीं कि हम नहीं करवा रहे हैं क्वेश्चन, भाई ये ध्यान रखिएगा। हम आपको भरपूर पढ़ा रहे हैं, भरपूर क्वेश्चन का टाइम दे रहे हैं, नहीं आप नहीं पढ़ रहे हैं, ये बात फील कीजिए। आप नहीं बना रहे हैं, ये बात फील कीजिए। आपको एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन पूछना है भाई पूछिए, हम खड़ा हैं। आए अभी 6 को बनाए हैं, 6 को और बनाना है तो 6 को और बना लीजिए, तो पूछिएगा। 2.31 चलिए, चलिए 31 नंबर देखा जाए जी। इकतीस नंबर में कह रहा है क्या, एसिटिक अम्ल। चलो पहला बोला है एसिटिक एसिड, दूसरा बोल रहा है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ट्राई ना है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। आइए को बोल रहा है, कहां गया, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, ले लिया गया। आगे बढ़ा जाए कि समान मात्रा जल के हिमांक में अवनमन इनके उपरोक्त दिए गए क्रम में बढ़ता है, संक्षेप में समझाइए। ये बोल रहा है क्या कि एक बर्तन में आप ले लिए हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है, और एक बर्तन एसिटिक एसिड, एक बर्तन में क्या लिए हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, एक बर्तन में क्या लिए हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। अब इस सब के साथ ध्यान रखना है, इस सब के साथ जो है वो पानी भी है, इस सब के साथ जो है इसमें पानी भी है, वाटर, इसमें भी वाटर है, इसमें भी वाटर है। नहीं तो ये तो क्वेश्चन आसान कर दिया है, लेकिन हम वैसे नहीं बता रहे हैं। अब हम पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए इन तीनों में किसके हिमांक का अवनमन, इन तीनों में सबसे हिमांक का अवनमन किसका सबसे ज्यादा कम होगा या किसका सबसे ज्यादा होगा, हिमांक के अवनमन का मान किसका सबसे ज्यादा होगा। पूछा गया कि किसके हिमांक के अवनमन का मान सबसे ज्यादा होगा, डेल्टा टीएफ का मान सबसे ज्यादा किसका होगा। अब देखिए, लहाइए मत, मेरे पास नहीं आ रहा ना, कारण के साथ बताना है। ये नहीं कि सब लग रहा है, जानते हैं लग रहा है बात नहीं, कारण के साथ बताना हो तो बताइएगा। अच्छा ये बताइए, हिमांक का अवनमन एक अनुसंख्यक गुणधर्म है कि नहीं है, है, यानी डेल्टा टीएफ। ये कैसा प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सीपी मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अनुसंख्यक गुणधर्म है। तो डेल्टा टीएफ के लिए बताया गया है, इसके लिए हम लोग बताए हैं कि अगर कणों की संख्या ज्यादा होगी, नहीं कणों की संख्या पर निर्भर करता है, तो कणों की संख्या अगर ज्यादा तो डेल्टा टीएफ का मान भी ज्यादा। जितना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सब कणों की संख्या के समानुपाती होता है, कणों की संख्या ज्यादा तो डेल्टा टीएफ का मान भी ज्यादा, हिमांक का अवनमन का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आपको देखना है कि इनमें से किस में कणों की संख्या ज्यादा है।
पानी तो सब में है, वाटर वाटर वाटर। नहीं, अब एसिटिक एसिड यहां दिया है, तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, तो सब कुछ यही रहेगा, COH सब रहेगा, बस यहां पर 3 गो हाइड्रोजन जो था उसके जगह पे क्या आ गया, क्लोरीन। देख लो फॉर्मूला वही है, बस हाइड्रोजन को हटाओ क्लोरीन लगा दो, तो ट्राइक्लोरो, 3 मतलब ट्राई मतलब 3, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, 2 कार्बन का मतलब एसिटिक एसिड। ये आ गया ट्राइफ्लोरो, आएगा, बोलो दिक्कत है नहीं। अब यहां पर देखा जाए तो यहां पर ये एसिड है, स्ट्रक्चर थोड़ा फैला के समझा देते हैं। ठीक है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है, नहीं तो ये भी H+ देगा, ये वाला H+, ये भी H+ देगा। एसिड को पानी में डालिएगा तो क्या देता है, अब कौन ज्यादा H+ देगा, सवाल ये है, और जल्दी जल्दी H+ देगा, जो ज्यादा H+ देगा भाई, नहीं उसके कणों की संख्या ज्यादा होगी। ठीक, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि COH तो यहां भी है, COH यहां भी है, COH यहां भी है, कार्बन इसमें भी है, कार्बन इसमें भी है, कार्बन इसमें भी है। अलग क्या है, अलग यह है कि यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे क्लोरीन है और यहां पे फ्लोरीन है, तो जो अलग होता है उसी के आधार पर डिसाइड किया जाता है। नहीं, तो अब हम बात करते हैं विद्युतनात्मकता की, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की। तो विद्युतनात्मकता में फ्लोरीन की विद्युत सबसे ज्यादा होती है, तब होती है क्लोरीन की, तब होती है हाइड्रोजन की। फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन खींचने का क्षमता सबसे ज्यादा होता है, तब क्लोरीन का, तब हाइड्रोजन का। नहीं, तो बॉन्ड टूटना है यहां पर, तो कोई भी बॉन्ड कब टूटता है, खिंचाव से। नहीं, तो खींचने का क्षमता सबसे ज्यादा किसका है, फ्लोरीन का, उससे कम है क्लोरीन, और हाइड्रोजन तो बहुत कमजोर होता है, ध्यान रखना है। तो सबसे तेजी में अगर ये खींचेगा तो जल्दी जल्दी हाइड्रोजन वाला बॉन्ड किस में, केस में टूटेगा, इस केस में, यानी ये जल्दी जल्दी H+ प्रोड्यूस करेगा, यानी यहां पे कणों की संख्या ज्यादा होगी, यहां पर कणों की संख्या कम होगी, यहां पर कणों की संख्या सबसे कम होगी। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं यानी आप क्या किए कि 10 को ये ले लिए, 10 को ये ले लिए और 10 को ये ले लिए, तीनों कितना लिए, 10-10 को। नहीं, तो 10-10 को अगर लिए हुए हैं तो ध्यान रखिए, ये हो सकता है कि 10 का 10 टूट जाए। काहे कह रहे हैं, काहे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन बहुत ताकत से खींचता है, जब ताकत से खींचेगा तो OH बॉन्ड हर केस में तोड़ देगा। क्लोरीन का ताकत तनी कमजोर हो गया तो 10 गो में से 8 ही टूटेगा। नहीं, तो अगर ये 10 में से 10 टूट जाए तो ये कई कौन बनाएगा, 20 को। ये 10 में से 8 टूटेगा तो 8 टूटेगा तो 8 दूना 16 कौन बनेगा। ये कई को बनाएगा, अगर 10 कौन है तो हो जाएगा 2 चाहे 3 टूटेगा, नहीं यानी 4 चाहे 6 कौन बनेगा। तो कणों की संख्या सबसे ज्यादा कौन बनाएगा, फ्लोरीन बनाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड जल्दी जल्दी तोड़ता है, ध्यान रखना है। तो इसमें कणों की संख्या ज्यादा, तो इसके हिमांक के अनुमान का मान सबसे ज्यादा। तो अगर हमको कोई बोल रहा है कि हिमांक के अनुमान का मान सबसे ज्यादा कंपेयर करना है, डेल्टा TF का क्रम अगर पता करना है तो डेल्टा TF का क्रम हो जाएगा CF3 COOH का सबसे ज्यादा, तब CCl3 COH का, और तब किसका, CH3 COOH का होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा। अब इसी को बोल रहा है कि इसका कारण बताइए कि इसका कारण क्या है। नहीं, तो अब कारण यही समझाना है कि भाई फ्लोरीन की विद्युतनात्मकता सबसे ज्यादा होती है, क्लोरीन की उससे कम होती है, हाइड्रोजन की सबसे कम होती है। नहीं, अर्थात फ्लोरीन आबंध तोड़ने में सबसे माहिर होता है, क्लोरीन उससे कमजोर होता है, हाइड्रोजन सबसे कमजोर होता है। नहीं, तो इस कारण से फ्लोरीन वाले केस में यानी कि ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड में कम समय में ज्यादा आयन उत्पन्न होंगे, या ये ज्यादा आयन उत्पन्न करेगा, ये उससे कम आयन उत्पन्न करेगा, ये सबसे कम आयन उत्पन्न करेगा, इसलिए इसके डेल्टा TF का मान सबसे ज्यादा होगा, इसका उससे कम होगा, इसका सबसे कम होगा। लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा।
लिख लीजिएगा। चलिए और बोलिए। बोलिए जी, बन रहा है? वो भी एनसीईआरटी के लिए जोर लगाई थी। बना एनसीईआरटी है? बना है कुछ? कोई कोई बना है? तो आप तो जैसे सब लोगों को ये बता रही थी कि एनसीईआरटी का एको क्वेश्चन हिल ही नहीं रहा है, बता रही थी ना आप। पूछिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन अगर नहीं हिल रहा है तो पूछिए हमसे, और हमको आप बताइएगा कि हम कौन चीज नहीं पढ़ाए हैं। बस में है ना, जो क्वेश्चन हम बताएं आपको और बता देने के बाद आपको नहीं समझ में, आपको लगे कि ले तो कुछ यूनिक चीज बता रहे हैं जो आज तक क्लास में बतेबे नहीं किए थे, नहीं तो पूछिए। बोलिए सर। अरे घुमा के ना घुमा के पूछा है, ड्रामा मत बतियाइए लोग। पूछिए क्वेश्चन, तो पूछिए जो आपका दिक्कत हो रहा है, जिस क्वेश्चन में भी दिक्कत हो रहा है वो पूछ लीजिए। मान लीजिए, देखिए पहली बार में प्रॉब्लम्स क्यों बनाए जाते हैं? प्रॉब्लम्स बनाए जाते हैं ताकि टेढ़े मेरे बातों को समझ सके। ध्यान रखना है, प्रॉब्लम का तो काम ही है प्रॉब्लम क्रिएट करना, नहीं वो तो टेढ़ा मेरा देगा ही। बस मेरा ना, अब उन बातों को समझने के लिए ही तो प्रॉब्लम्स बार बार बनाया जाता है। और मैथ क्वेश्चन है, नहीं एक फॉर्मूला पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन क्या हुआ कि नहीं बन रहा है? काहे नहीं बन रहा है भाई? क्योंकि हम बातों को समझ नहीं पाते हैं। तो बातों को समझने के लिए ही तो प्रॉब्लम्स बनाना है। बनाइए इसको, जहां हिंट चाहिए वहां हम है बताने के लिए। पूछिए आप हमसे क्वेश्चन, ऐसा थोड़े है कि आपको हम बोल रहे हैं कि ना नहीं बताएंगे। हम तो बोले थे एनसीईआरटी बनाइए पूछिए, एनसीईआरटी बनाइए पूछिए, नहीं तो आप लोगों को आपके भरोसे छोड़ दिया गया है। तो आप लोग अपने आप को आप लोग इतना ना प्यार करते हैं ना, नहीं अपने दिमाग को एकदम बचा के रखते हैं कि अभी बचा के रखेंगे ना तो एग्जाम के समय एकदम पूरा इसका उपयोग करेंगे। नहीं, अभी एकदम बचा के इसको एकदम उड़ा के रखा जाए, बढ़िया से सेव करके रखिए इसको। है बताइए, इतना आत्मा जगाने पर एक और क्वेश्चन निकल रहा है। नहीं, हर क्वेश्चन के बाद 5 मिनट भाषण दे रहे हैं, तो रुको पूछिए लेते हैं। नहीं बोलिए कौन सा? 2.37 में ये वैल्यूज के आधार पे ग्राफ खींचना है। नहीं तो आपको बस ग्राफ याद होना चाहिए, नहीं आपको इस वैल्यू के आधार पे ग्राफ नहीं खींचना है, क्योंकि इसके लिए कंप्लीट ग्राफ टेबल चाहिए। आप ध्यान देखिए वैल्यू कैसा दिया हुआ है, 11.8। तो ये बताइए 10, 11, 12 तो हम मान लेंगे, 11.8 कैसे मानेंगे? तो 10 और 11 के बीच में भी 10 को खांदा देना पड़ेगा, और तो अब 11.8 मानेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? नहीं तो हम लोग इस ग्राफ का मतलब समझेंगे, और ये ग्राफ हम लोग खींचे हैं कि नहीं वो पढ़ते हैं। पढ़िए जाए। 328 केल्विन पर शुद्ध एसीटोन एवं क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब क्रमशः 741.8 है और 632.8 mm है। यह मानते हैं कि संगठन संपूर्ण परास में आदर्श विलयन बनाते हैं। कौन सा विलयन है? आदर्श विलयन है। तो आदर्श विलयन का ग्राफ खींचना है। नहीं चलो, पी कुल, पी क्लोरोफॉर्म था, पी एसीटोन तथा एक्स के फलन के रूप में आलेखित कीजिए। यानी यहाँ पे वैल्यू बहुत सारा दे दिया है और इसके आधार पर आलेख खींचिए, आदर्श विलयन का ग्राफ खींचिए। नहीं तो आदर्श विलयन का ग्राफ हम लोग खींचे हैं कि नहीं खींचे हैं? खींचे हैं। तो उसमें आदर्श विलयन के ग्राफ में आप पहले बिल्कुल ऐसा ही टेबल बनाइएगा जैसे आपको बताया गया था, इस तरह से, फिर इस तरह से, और एक इस तरह से। ये आपको मानना है। इसके बाद जो जो चीजें लिखी हुई हैं उनको आपको लिखना पड़ेगा। जैसे क्लोरोफॉर्म है और एसीटोन है, ध्यान रखना है। आपका कौन कौन विलायक है, कौन कौन पदार्थ लिया गया है? एक क्लोरोफॉर्म CH-Cl3, और एक आपको लिया गया है एसीटोन CH3COCH3, यही लिया गया है। यानी 2 गो आपको द्रव्य लिया गया है। ठीक है, तो 2 को द्रव्य लिया गया है, तो एक को क्या मान लीजिए? A, और एक को क्या मान लीजिए? B मान सकते हैं।
नहीं, अब अगर इसके लिए समीकरण, तो याद कीजिए इसके लिए समीकरण था पी ए बराबर P0A XA, इसके लिए समीकरण PB बराबर P0B XB। समझ में आ रहा है? नहीं तो आप याद कीजिए, इसको हम लिखे थे ऐसे y बराबर mx, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको भी लिखे थे y बराबर mx, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। नहीं तो एक तरफ b को मान लीजिए, एक तरफ a को मान लीजिए। नहीं तो एक तरफ किधर भी आप b मान सकते हैं कि मान लीजिए इधर का ग्राफ हम खींचेंगे तो एक साइड इसको हम लोग b मान लेते हैं, तो यहां पर xb का मान क्या होगा? 0। तो xb मतलब b का मतलब कौन? एसीटोन। नहीं तो xb का वैल्यू यहां पर 0 लिखिएगा, फिर यहां पर xa का वैल्यू कितना लिखिएगा? 1 लिखिएगा, फिर यहां पर क्या लिखिएगा? xb 0 है तो यहां पर xb का मान कितना? 1, और xa का मान क्या लिखिएगा? 0 लिखिएगा। नहीं अब xb का ग्राफ यहां से खींचना है तो ग्राफ खींच दीजिएगा। अब ग्राफ खींचने के लिए बोला कि वैल्यू सब दिया हुआ है। नहीं जैसे ये जो लाइन है y के जगह पर क्या है? pb। ये लाइन कौन सी को दिखा रहा है? pb को। ये लाइन इधर से पढ़ेंगे तो xb को। नहीं तो आपका जो वैल्यू है उसमें देखिएगा तो pb यानी एसीटोन का वाष्प दाब दिया गया होगा, मोल अंश का मान दिया गया है। नहीं वैल्यू पुट करके कह रहा है कि ग्राफ खींच दीजिए। नहीं तो वैल्यू पुट करके कहा है कि हम ग्राफ खींचेंगे, हमको पता है कि इस ग्राफ ओरिजिन से पास करेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं करेगा, यही ग्राफ है आएगा। नहीं आपको मन कर रहा है इस पे कुछ वैल्यू मान लीजिए, जो वैल्यू दिया हुआ है इस पे कुछ वैल्यू मान लीजिए, सबको मिला दीजिए, यही ग्राफ हो जाएगा। बस में आ रहा है? दिक्कत है? नहीं फिर एक और ग्राफ खींचना है, तो एक और ग्राफ आप खींचेंगे तो दूसरे के लिए ओरिजिन कहां मानेंगे? ये मानेंगे। इसके लिए ग्राफ खींचेगा तो ग्राफ इधर से आएगा इस तरह से। अब फिर सॉल्यूशन का जब ग्राफ खींचेंगे तो सॉल्यूशन का ग्राफ कहां से आएगा? ऐसा ही ग्राफ ही आएगा, आप निकाल के देख लीजिए। तो वैल्यू दे दे के ग्राफ नहीं पूछता है, इसके पूछने का सिर्फ ये मतलब है कि आप आदर्श विलयन का ग्राफ जानते हैं कि नहीं जानते हैं। नहीं तो आदर्श विलयन कोई ग्राफ आओ खींचने के लिए तो खींच पाइएगा कि नहीं खींच पाइएगा? तो खींच पाएंगे हम लोग। नहीं बस में रहा है तो आपको ही बोल रहा है कि आप एक्यूरेट ग्राफ पेपर लीजिए और ग्राफ पेपर में सब वैल्यू एक्यूरेट रखिए। नहीं और आप ग्राफ खींच के देखिए, आपका ग्राफ पक्का स्ट्रेट लाइन आएगा और ये पक्का ग्राफ ओरिजिन से ही पास करेगा। मेरा बात कुछ दिमाग में जा रहा है आप लोग के कि नहीं जा रहा है? तो इनको लौका टेबुल उबुल तनी देखा इसमें कि कुछ न कुछ है। नहीं चलो इसी को तनी डाक दिया जाए सर के ऊपर। नहीं एक एक बात पढ़ाया गया। बोलिए आगे बोलिए। आए 26 नंबर। चलिए भाई देखिए, मतलब लोग पढ़ रहा है, लोग जो लोग को यूनिक लग रहा है ना वो सब पूछ रहा है लोग। क्या सर है जो लग रहा है कि सर तनी इसमें झील उल तनी लिखा हुआ है, तनी यूनिक लग रहा है तो रुकिए तनी सर से पूछिए लिया जाए इसको भी। चलिए 26 का क्वेश्चन देखा जाए। यदि किसी झील में जल का घनत्व, यदि किसी झील में जल का घनत्व 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर है, उसमें 92 ग्राम Na+ है। Na+ कितना है भाई? Na+ 92 ग्राम है प्रति किलो जल में। जल का भार भी दे दिया है 1 kg उपस्थित है। तो झील में Na+ आयन की मोललता ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? मोललता। नहीं Na+ का तो मोललता का जो फॉर्मूला बताया गया था आप लोगों को याद हो, विलय का मोल बटा विलायक का भार केजी में, याद है? मोल पर केजी। नहीं तो देखिए, तो अगर हमको विलय का मोल निकालना है तो दिया हुआ भार कितना है विलय का? 92। इसका अनुभार कितना, परमाणु भार कितना? 23। तो 92 बटा 23 से मोल निकल गया। नहीं देखिए विलायक का भार कितना भारी दिया हुआ है, इसी को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। घनत्व का कोई मतलब ही नहीं है, तो भुलवाने के लिए दिया हुआ है। तो क्या Na+ से का मतलब है? Na का भार Na+ का भार सेम होता है। इलेक्ट्रॉन के आने से या जाने से भार पे कोनो अंतर नहीं पड़ता है। आगे बोलिए। हम कहे नहीं झील दिखा
नहीं तो लगा कि रुकिए तनी भाई झील का बात है तो तनी पूछिए दिया जाए, नहीं हो गया। चलिए अब एक दिन और किसी दिन जोर लगाइए आप लोग, नहीं सब क्वेश्चन बना जाइए और क्वेश्चन बना के फिर एक दिन का भी जोर लगाकर पूछ जाइए सब क्वेश्चन, जितना फंस रहा है सब पूछिए, एक एक क्वेश्चन हम बताएंगे। बात समझ आ रहा है ना, जितना क्वेश्चन फंस रहा है पूछिए। चलिए लीजिए, चलिए तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अगले क्लास में आगे बढ़ेंगे।